हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। और ऑक्यूपेशनल हेल्थ के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपकी, चाहे वो एम्स हो, चाहे CHO बेस हो, चाहे आपका ESI एग्ज़ाम हो, रेलवे एग्ज़ाम हो, कैसा भी एग्ज़ाम हो, ऑक्यूपेशनल हेल्थ के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो आपको ये CHL का टॉपिक है ऑक्यूपेशनल हेल्थ। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ऑक्यूपेशनल हेल्थ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस some important points. First your MCQ which are on occupational health known as NIOH. What is NIOH? NIOH is National Institute of Occupational Health. National Institute of Occupational Health. Occupational Health. इसका जो है, इसका इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पे है स्टूडेंट? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। अहमदाबाद, अहमदाबाद और कहाँ पे? गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर क्या है? अहमदाबाद है, अहमदाबाद सिटी है। वहाँ पे क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ का, ऑक्यूपेशनल हेल्थ का नेशनल इंस्टीट्यूट है। सेकंड जो MCQ बनता है स्टूडेंट ऑक्यूपेशनल हेल्थ पे, वो बनता है नेशनल लेबर सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट, CLI, सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट। सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्टूडेंट? मुंबई। मुंबई इट मीन्स महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ऑप्शन में आपको महाराष्ट्र भी दे सकता है, मुंबई भी दे सकता है, ठीक है। तो सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? आप योर करेक्ट आंसर विल बी महाराष्ट्र, मुंबई। देन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ इज एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स क्या होती है स्टूडेंट? एर्गोनॉमिक्स ऐसी स्टडी जिसके अंदर, साइंस की वह स्टडी जिसके अंदर अपन पीपल्स की एफिशिएंसी चेक करते हैं कि वो उनके जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो उनकी पीपल की जो एफिशिएंसी, वर्किंग एफिशिएंसी है, वो कैसी है। आपने देखा होगा कोई भी प्री प्लेसमेंट, कहीं पे भी जॉब लगते हैं तो प्लेसमेंट होता है, ठीक है। प्लेसमेंट से पहले भी उसका जॉब के अकॉर्डिंग उसका चेकअप किया जाता है, ठीक है। और जब वो पोस्ट प्लेसमेंट होने के बाद में भी मंथली, ईयरली, पर डे बॉडी का चेकअप होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स मीन्स ऐसी साइंस वेयर वी स्टडी पीपल्स एफिशिएंसी, पीपल्स की जो एफिशिएंसी है वो चेक करते हैं इन देयर वर्किंग एनवायरनमेंट, करेक्ट। तो ये प्री भी होती है, प्री प्लेसमेंट और पोस्ट प्लेसमेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो आपके बनता है एम्पोरियोट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। एम्पोरियोट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट? EMPORIA, एम्पोरियाट्रिक्स। एम्पोरियाट्रिक्स क्या होता है? ये वर्ड इंडिकेट करता है कि जो ट्रेवलर्स है, ट्रेवलर्स के बारे में आपको इसके अंदर स्टडी करना होता है कि जो उनकी हेल्थ प्रॉब्लम है उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए और उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाए। जो एक से दूसरी जगह जो पीपल्स ट्रेवल करते हैं तो इसको ट्रेवलर्स बोला जाता है, ठीक है। स्टडी ऑफ ट्रेवलर्स। एम्पोरियाट्रिक्स के अंदर क्या करते हैं? स्टडी करते हैं किसकी? स्टडी ऑफ ट्रेवलर्स। कि ट्रेवलर्स के अंदर की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनको प्रिवेंट की जाए, उनको मैनेजमेंट किया जाए, तो उसको बोलते हैं अपन एम्पोरियाट्रिक्स। और एक अपन ने पढ़ा अर्गोनिमिक्स, एक पढ़ा अपन ने CLI और NIOH। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs रिगार्डिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ। नेक्स्ट वन इज डिजीज ड्यू टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल मतलब क्या होता है स्टूडेंट? व्यवसाय। व्यवसाय मतलब जो अपना काम होता है व्यवसाय,
सबका आप लोग अपना जब भी डॉक्यूमेंट्स होता है तो वहाँ पे लिखते हो ऑक्यूपेशन, ठीक है। आपको ऑक्यूपेशन क्या, नर्सिंग ऑफिसर, किसी का डॉक्टर, तो इसी तरह ऑक्यूपेशनल। तो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ तो वो किस पे कंडीशन पे डिपेंड है, पहला है फिजिकल एजेंट, पहला है फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट के अंदर बात करें, फर्स्ट है हीट। हीट के अंदर बात करें तो हीट के अंदर, हीट की वजह से कौन कौन से ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, यदि लंबे समय तक प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन यदि आप हीट के कांटेक्ट में रहोगे तो आपके कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, एक तो हाइपरपेरेक्सिया, हाइपरपेरेक्सिया, और नेक्स्ट वन स्ट्रोक, स्ट्रोक, नेक्स्ट वन क्रैम्प्स। ये किसकी वजह से होता है स्टूडेंट, दीज आर अकर्स ड्यू टू विच, ड्यू टू हीट, हीट की वजह से ये सब होता है। कोल्ड की वजह से क्या होता है स्टूडेंट, कोल्ड की वजह से चिलब्लेन्स, चिलब्लेन्स, चिलब्लेन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। शिवरिंग वगैरह, फ्रोस्ट बाइट, हाइपोथर्मिया, ये सब किसकी वजह से होता है, कोल्ड की वजह से, ठीक है। कोल्ड की वजह से लंबे समय तक यदि कोल्ड के एक्सपोजर में रहेंगे तो फ्रोस्ट बाइट देखने को मिलता है, फ्रोस्ट बाइट, ठीक है, और चिलब्लेन्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज लाइट, लंबे समय तक लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ लाइट की वजह से यदि ऐसे पर्सन जो लाइट में काम करते हैं, लंबे समय तक लाइट में काम करते हैं, तो उनके कौन सी प्रॉब्लम होती है, तो उनकी प्रॉब्लम देखी जाती है, एक तो कैटारेक्ट, कैटारेक्ट, ठीक है, कैटारेक्ट देखने को मिलता है। मेनरीज डिजीज, मेनरीज डिजीज जो कि क्या है, हाँ की प्रॉब्लम है। एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ का एक्सेसिव अमाउंट हो जाना, ठीक है, मेनरीज डिजीज। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन इज निस्टेगमस, 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 निस्टेगमस मीन्स क्रॉस आई, ठीक है, क्रॉस आई, निस्टेगमस जिसको बोलते हैं स्क्विंट वगैरह, ये निस्टेगमस के अंदर आता है। नेक्स्ट है प्रेशर की वजह से, लंबे समय तक यदि कोई प्रेशर के अंदर काम कर रहा है, प्रेशर जैसे कि आपने देखा होगा जो सी ड्राइवर्स होते हैं, डीप सी ड्राइवर्स, जो गोताखोर अपन बोलते हैं, जो बड़े बड़े समुद्र के अंदर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, अपनी स्टडी करते हैं, ठीक है, तो या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसे उन्हें फाइंड आउट करना है तो उनको बोला जाता है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है उसे बोलते हैं केशियन डिजीज, केशियन डिजीज, केशियन डिजीज। और केशियन डिजीज के और क्या बोला जाता है इसको, डिकम्प्रेशन सिकनेस, क्या बोला जाता है, डिकम्प्रेशन सिकनेस, डिकम्प्रेशन सिकनेस। स्टूडेंट ये किस में देखने को मिलती है, डीप सी डाइवर्स के अंदर, ठीक है, जो समुद्र के अंदर क्या करते हैं, डीपली जाते हैं, उनके अंदर क्यों होता है ये नाइट्रोजन की वजह से होता है, उनकी बॉडी के अंदर बबल्स हो जाते हैं नाइट्रोजन के, उस वजह से उनके जो नर्वस सिस्टम है वो इफेक्ट हो जाता है, और नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो जाता है, उस वजह से उनके अंदर पैरालिसिस कंडीशन, ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो ये डीप सी ड्राइवर्स के अंदर देखने को मिलती है केशियन डिजीज, क्लियर है। नेक्स्ट है नॉइस, नॉइस की वजह से क्या हो सकता है, यदि लाउडली लंबे समय तक आप लो साउंड में काम करोगे, ठीक है, तो क्या हो सकता है, डीफनेस, बहरापन, ठीक है, डीफनेस। नेक्स्ट है रेडिएशन, रेडिएशन की वजह से क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट, कैंसरस कंडीशन जैसे कि ल्यूकेमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, these are occur due to prolonged exposure to radiation। अदर्स के अंदर जो आती हैं जैसे कि बर्न, यदि आप ऐसे ऑक्यूपेशन काम कर रहे हैं जहाँ बर्न के चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर वहाँ पे एक्सीडेंट होने के, फॉल डाउन होने के, जैसे कि लेबर होते हैं अपने काम करते हैं तो वो बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो वो वहाँ से फॉल डाउन होने के चांसेस हैं, क्लियर है। यदि कोई बेल्डिंग है, बेल्डर है, तो उसके बर्न होने के चांसेस है, तो इस तरह से चांसेस होते हैं। अदर्स के अंदर आ जाएंगे आपके बर्न्स, इंजरीज, बर्न्स, इंजरीज, एक्सीडेंट्स, दीज आर ऑल कम्स अंडर अदर्स। नेक्स्ट वन इज, ये अपन ने बात किया फिजिकल एजेंट्स, फर्स्ट वन इज फिजिकल एजेंट्स की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको समझना है। नेक्स्ट है केमिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स की बात करें तो गैसेज हो गई, सल्फर ऑक्साइड, लिक्विड हो गई, डस्ट हो गई, और मेटल्स हो गई, ठीक है। गैसेज की वजह से क्या होता है, गैसेज की वजह से
पॉइजनिंग हो जाती है, पॉइजनिंग देखने को मिलती है गैसेस की वजह से। और लिक्विड केमिकल जैसे कि सॉल्वेंट्स, सोल्यूट, एक सोल्यूट होता है, एक सोलवेंट होता है, ठीक है। तो सोलवेंट की वजह से जैसे कि लिक्विड केमिकल, डस्ट की वजह से जो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं उसे बोला जाता है, लंग्स की प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है डस्ट की वजह से, उसे बोला जाता है न्यूमोकोनियोसिस। और ये न्यूमोकोनियोसिस मेजर टॉपिक रहेगा आज का अपने ऑक्यूपेशनल हेल्थ के अंदर, क्योंकि न्यूमोकोनियोसिस डस्ट की वजह से होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, और ये मेजरली ऑक्यूपेशनल हेल्थ का, ऑक्यूपेशनल जो हेल्थ जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसी की वजह से होती है, न्यूमोकोनियोसिस, न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है, न्यूमोकोनियोसिस, न्यूमोकोनियोसिस। नेक्स्ट है मेटल्स, मेटल्स की बात करें तो जैसे कि लीड हो गई, ठीक है, इस तरह से ये मेटल्स, इनकी वजह से क्या होता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट थर्ड वन है बायोलॉजिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे कि एंथ्रेक्स हो गया, लेप्टोस्पायरोसिस, पिस्टाकोसिस, फंगल ब्रूसोलोसिस, ये सब क्या है, बायोलॉजिकल एजेंट है, बायोलॉजिकल वारफेयर है। जैसे कि कोरोना वायरस है, तो जहाँ पे मेडिकल टीम जहाँ उनको पेशेंट को, कोरोना वायरस पेशेंट, पॉजिटिव पेशेंट को डील करती है, तो उनके भी चांस है ऑक्यूपेशनल हेल्थ के प्रॉब्लम्स होने के, ठीक है। तो वो आ जाते हैं बायोलॉजिकल के अंदर, ठीक है। कोरोना वायरस किसके अंदर आएगा, बायोलॉजिकल के अंदर रिसेंट में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें ऑक्यूपेशनल कैंसर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो ऑक्यूपेशनल कैंसर्स होते हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर प्रॉन्ग समय से बार बार स्किन का कांटेक्ट होता है, ऐसे एजेंट जिनकी वजह से स्किन का कैंसर देखने को मिलता है। और ऑक्यूपेशनल कैंसर्स के अंदर, ठीक है, व्यवसाय की वजह से जो कैंसर्स होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा देखा जाता है स्किन कैंसर। कौन सा स्किन, कौन सा कैंसर, स्किन। स्किन क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन है आपके बॉडी का, और स्किन क्या करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, तो ये सबसे पहले यही एक्सपोज होता है, ठीक है, बाहर की तरफ। तो स्किन कैंसर मोस्ट कॉमन है, ये क्वेश्चन आपके काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में, क्लियर है, ये एमसीक्यू एक तो ये बनता है ऑक्यूपेशनल कैंसर के अंदर। नेक्स्ट है ये स्किन जो कैंसर होता है ये किस टाइप का होता है, व्हाट टाइप ऑफ स्किन कैंसर फाइंड, देन योर राइट आंसर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा देखने को मिलता है, ठीक है। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये भी बेसिक है, कोल तार इंडस्ट्री, जहाँ डामर बनती है, अपनी रोड होती है तो इसमें डामर यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे कोल तार यूज़ करते हैं, ठीक है। और हॉट ओवन वर्कर्स, ठीक है, इनके अंदर देखने को मिलता है ऑक्यूपेशनल कैंसर, और वो भी कौन सा, स्किन का, स्किन के अंदर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। ऐसे पर्सन जहाँ कोल तार इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं, हॉट ओवन के यहाँ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लंग कैंसर, किसकी वजह से होता है, ठीक है। लंग कैंसर यदि ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो कैंसर है ऑल ओवर वर्ल्ड मेन के अंदर, ठीक है, वो कौन सा है, लंग कैंसर है, यू नो वेरी वेल, ठीक है, क्लियर है, मोस्ट कॉमन कैंसर है ये ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड इन मेन, क्लियर है। और इंडिया की बात करें तो ओरल कैंसर इज मोस्ट कॉमन, क्लियर है, मेन के अंदर। नेक्स्ट है ये लंग कैंसर किसकी वजह से होती है, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे निकल का काम होता हो, निकल का काम होता हो, क्रोमियम का काम होता हो, एस्बेस्टोस का वर्क होता हो। एस्बेस्टोस आपने टीन देखी होगी, टीन होती है, ठीक है, गांव में देखी होगी आपने, जो रूफ होती है, रूफ, ठीक है, वो एस्बेस्टोस, ठीक है, उसे बोलते हैं एस्बेस्टोस फाइबर्स, उसकी वजह से हाँ के ब्रोंकियल के कैंसर हो जाता है, उसे बोलते हैं मीजोथेल्मिया। नेक्स्ट है आर्सेनिक और आइसोप्रोपिल, इनकी वजह से आर्सेनिक, क्रोमियम, निकल, इनकी वजह से क्या देखने को मिला, लंग कैंसर मोस्ट कॉमनली, एस्बेस्टोस इनकी वजह से लंग कैंसर होता है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करें ब्लैडर कैंसर किसकी वजह से होता है, ये क्वेश्चन आपके आ चुका है एग्जाम में काफ़ी बार कि ब्लैडर कैंसर, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका कैंसर किसकी वजह से होता है, एनिलिन डाइज, किसकी वजह से, एनिलिन डाइज। और ब्लैडर कैंसर हो रहा है तो उसका फर्स्ट जो इंडिकेशन होगा वो क्या होगा, ब्लीडिंग, ठीक है, हेमिचूरिया, हेमिचूरिया क्या है, कैंसर का फर्स्ट साइन है, ठीक है, ब्लैडर कैंसर का फर्स्ट साइन है हेमिचूरिया। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया, ठीक है, ल्यूकेमिया, व्हाइट ब्लड सेल इफेक्ट हो जाती है, ब्लड की सेल्स हैं जो इफेक्ट हो रही है,
तो ये किसकी वजह से होता है ल्यूकेमिया, कौन सी उसकी वजह से होता है, एजेंट की वजह से, बेंजोल। ये एमसीक्यू भी आ चुका है कि ल्यूकेमिया किसकी वजह से होता है, बेंजोल की वजह से। और ब्लैडर कैंसर किसकी वजह से देखा गया, एनिलीन डाइज। ऐसे वर्कर जो एनिलीन डाई के बार बार कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं उनके ब्लैडर कैंसर ज़्यादा देखा गया। और ऐसे पर्सन वर्कर्स जो बेंजोल के कॉन्टेक्ट में होते हैं उनके अंदर क्या देखने को मिला, ल्यूकेमिया देखने को मिला। तो ये कैंसर थे, ऑक्यूपेशनल कैंसर थे, जिसके अंदर मोस्ट कॉमन रहेगा आपका स्किन कैंसर। और स्किन कैंसर के अंदर भी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है, वो भी कहाँ पे, जो कोल टार वर्कर्स होते हैं, ऑटोवन वर्कर्स उसके कॉन्टेक्ट में आते हैं उनके अंदर होता है। और ये आपको बेसिकली याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अपने एक वर्ड पढ़ा था, मैंने बताया था आपको न्यूमोकोनियोसिस। न्यूमोकोनियोसिस का मैंने आपसे जिक्र किया कि न्यूमोकोनियोसिस मेजर रहेगा इसके अंदर टॉपिक। तो न्यूमोकोनियोसिस कैसी प्रॉब्लम है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, यह एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ठीक है, श्वसन तंत्र की प्रॉब्लम है। ड्यू टू किसकी वजह से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्लू वर्ड है, किसकी वजह से, डस्ट पार्टिकल। इसके अंदर जो डस्ट है ये लिखा हुआ है, ये क्लू वर्ड है इसके अंदर की डस्ट पार्टिकल की वजह से न्यूमोकोनियोसिस होता है। और ये डस्ट पार्टिकल्स की जो साइज है उस पर डिपेंड है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का होगा या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का न्यूमोकोनियोसिस होगा, तो कौन से साइड पे इफेक्ट होगा। तो यदि 5 to 10 माइक्रोन यदि साइज होती है तो इसका मतलब इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इफेक्ट होगा, ठीक है। जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के देखने को मिलेंगे यदि 5 to 10 माइक्रोन साइज है डस्ट का। यदि 3 to 5 है, ये किसको इफेक्ट करेगा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ये इफेक्ट करेगा। क्लियर है। यदि 1 to 3 माइक्रोन है, 1 to 3 माइक्रोन है तो किसको करेगा, एल्वोलाई, जो एल्वोलाई होती हैं, ठीक है, एल्वोलाई, तो एल्वोलाई को इफेक्ट करेगा यदि 1 to 3 है। और लेस देन 1 है, लेस देन 1 माइक्रोन यदि साइज है डस्ट पार्टिकल का, तो वो कैसा मूवमेंट शो करता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, रैंडम और ब्राउनियन मूवमेंट शो करता है, ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। आपने देखा होगा जब एक क्लोज एक आपका, ठीक है, रूम है, क्लोज रूम है और मॉर्निंग में सनलाइट आ रही है, ठीक है, तो उधर से आपको दिखता होगा मूवमेंट्स दिखते हैं डस्ट पार्टिकल के, उसे बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट कब देखने को मिलता है, जब पार्टिकल की साइज लेस देन 1 है। और यदि एल्वोलाई कब इफेक्ट होंगे, यदि लेस देन 1 to 3 माइक्रोन यदि डस्ट पार्टिकल की साइज है। और लोअर ट्रैक्ट, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो कब इफेक्ट होता है, 3 to 5 माइक्रोन यदि डस्ट पार्टिकल की साइज है। और यदि 5 to 10 है, 5 to 10 है तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इफेक्ट होगा। तो इस तरह से आपके ये है, ठीक है, ये आपके लंग्स हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर इस तरह से जो लंग्स की प्रॉब्लम है ये रेस्पिरेटरी, क्लियर है। तो डस्ट पार्टिकल आपको ये याद रखना है कि डस्ट पार्टिकल की जो साइज है, साइज पे डिपेंड होता है कि कौन से लंग्स के कौन से साइड पे इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉक अबाउट सिलिकोसिस। सबसे पहले बात करेंगे सिलिकोसिस। और सिलिकोसिस मेजर प्रॉब्लम है स्टूडेंट, जो कॉज होता है ऑक्यूपेशनल जो प्रॉब्लम से जो डेथ होती है मोस्ट कॉमनली किसकी वजह से होती है, सिलिकोसिस की वजह से होती है। सिलिकोसिस, इसके अंदर जो क्लू वर्ड है ये किसकी वजह से होता है, जो क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन बनता है कि ये किसकी वजह से होता है, डस्ट की वजह से होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, सिलिकोसिस के अंदर किसकी वजह से होता है, डस्ट की वजह से होता है, क्लियर है। और डस्ट आपको पता है कि ऊपर रहेगी या नीचे जाएगी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहेगी या जो लंग्स के अपर जोन में रहेगी या लोअर जोन में, ठीक है। आपके सामने ये लंग्स है इस तरह से, ये लंग्स, ठीक है। तो लंग्स के अंदर जो अपर जोन है, ठीक है, ये अपर जोन है, तो अपर जोन के अंदर जो डस्ट पार्टिकल रहेंगे अपर जोन के अंदर रहेंगे, क्लियर है। डस्ट हमेशा ऊपर रहती है, यदि फाइबर्स होते तो वो नीचे की तरफ सेटल डाउन होते, तो अपर जोन को इफेक्ट करेगी सबसे मेन बात। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपर जोन को इफेक्ट करता है सिलिकोसिस। फिर बात करें कि इसमें लिखा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन बनता है इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, एल्वोलाइटिस, जो एल्वोलाई है, ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, ठीक है,
इस तरह से ये कैपिलरीज, एल्वेलाई के चारों तरफ कैपिलरीज होती हैं जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो ये एल्वेलाई है, एल्वेलाई के यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है। और एल्वेलाई का इन्फ्लामेशन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, एल्वियोलाइटिस, ठीक है, एल्वियोलाइटिस बोलेंगे, ठीक है। और ये एल्वियोलाइटिस आगे जाके क्या होगा, खूब सारे एल्वेलाई, ये एल्वेलाई, ठीक है, इससे दूसरा एल्वेलाई अटैच रहेगा, इधर तीसरा एल्वेलाई, और खूब सारे एल्वेलाई मिलके क्या बनाते हैं, एसिनाई बनाते हैं। और इन एल्वेलाई के अंदर क्या होने लग जाएगा, इनका एक्स्ट्रावेसेशन होने लग जाएगा, ठीक है। इनका जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ निकलने लग जाएगा, एक्स्ट्रावेशन हो जाएगा इनका एक्स्ट्रावेशन हो जाएगा। और उस वजह से क्या होने स्टार्ट हो जाएगा, जो नोड्यूल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, नोड्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा लंग्स के अंदर, ठीक है। और नोड्यूल फॉर्मेशन की वजह से, नोड्यूल फिब्रोसिस की वजह से क्या होने लग जाएगा, फिर जब आप रेडियोलॉजिकल आप उसका एक्सरे करवाओगे, पेशेंट का एक्सरे करोगे, तो उसके अंदर क्या कैसा देखने को मिलेगा, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, ठीक है, जैसे कि बर्फ का तूफान आ गया है, ठीक है। कैसा देखने को मिलेगा, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, स्नो, जब आप इसका क्या कराओगे, CXR, ठीक है, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराओगे, तो उसके अंदर स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलेगा, अपीयरेंस, ठीक है, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। तो ये ओप्स के अंदर भी आप पढ़ते हो, ठीक है। जो प्लेसेंटा की जो प्रॉब्लम होती है उसके अंदर भी ये आप पढ़ते हैं कि स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस का जिक्र ओबीजी के अंदर भी होता है, और ये यहाँ पे भी है, सिलिकोसिस के अंदर भी स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलता है। आपको याद रखना है, S फॉर सिलिकोसिस, S फॉर स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, ठीक है। और ये क्या है, मोस्ट कॉमन जो फिर क्वेश्चन बनता है आपके सामने 6 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है आपके, वो बनता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ कौन सा है, सिलिकोसिस है एंड डिसेबिलिटी। जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं उनके अंदर जो मोस्ट कॉमन डेथ और डिसेबिलिटी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, आपका राइट आंसर जाएगा सिलिकोसिस। और ऐसे पेशेंट किसके प्रोन होते हैं, इनके अंदर कौन सी प्रॉब्लम होने के चांस होते हैं आगे जाके, टीबी होने के, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के चांसेस होते हैं पेशेंट, सिलिकोसिस के जो पेशेंट हैं उनके अंदर किसके चांसेस होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के, टीबी की वजह से। इस वजह से इनके अंदर क्या होती है, मोस्ट कॉमन डेथ होती है और डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। और आपको याद रखना है, ये अपर जोन की जो लंग्स है उनकी अपर जोन की प्रॉब्लम है जिसके अंदर ये एल्वोलाइटिस देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये मेन पॉइंट है जो कि सिलिकोसिस के रिगार्डिंग आपको। सिलिकोसिस के बाद में अब बात करते हैं अपन एस्बेस्टोस की, ठीक है। एस्बेस्टोस के अंदर जो क्लू वर्ड है मेन है, इसको जो डिफ्रेंशिएट करता है सिलिकोसिस से वो है फिब्रोसिस, फाइब्रस कंडीशन, ठीक है। फाइबर्स क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं लंग्स के अंदर नीचे की तरफ, और डस्ट क्या होती है, हमेशा ऊपर की तरफ रहती है। तो ये एस्बेस्टोस कंडीशन है कहाँ देखने को मिलती है, थर्ड जो सेकंड क्वेश्चन बनता है एस्बेस्टोस के अंदर, कि एस्बेस्टोस कौन से पार्ट के अंदर, कौन से जोन के अंदर देखने को मिलता है, तो लोअर जोन के अंदर, ठीक है। ये आपके इस तरह से लंग्स हो गए, ठीक है, ये लंग्स, और लंग्स के अंदर जो लोअर जोन है, ये लोअर जोन, इस लोअर जोन के अंदर क्या देखने को मिलता है, एस्बेस्टोस कंडीशन देखने को मिलती है। एस्बेस्टोस के अंदर क्या होता है, जो थर्ड क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू बनता है, वो बनता है कि इसके अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है वो कौन से पार्ट का होता है, एल्वेलाई का होता है या ब्रोंकियल का होता है। देन योर करेक्ट आंसर इज ब्रोंकियल। इस तरह से ये एल्वेलाई होती है, ठीक है। एल्वेलाइटिस किसके अंदर देखने को मिल रही थी, सिलिकोसिस के अंदर। और ये ब्रोंक्यूल्स है, यहाँ इसके यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन। ये ब्रोंक्यूल्स वाला पार्ट है। जो फाइबर्स होंगे, फाइबर्स क्या होते हैं, एकदम शार्प होते हैं, ठीक है, शार्प होते हैं, नाइफ लाइक होते हैं आगे की तरफ से ऐसे, ठीक है। वो क्या होंगे, ऊपर की तरफ ही, ये एल्वोलाई नीचे तक आ ही नहीं पाएंगे इसके अंदर, इस एल्वोलाई के अंदर, और वो कहाँ पे रह जाएंगे, ब्रोंक्यूल्स के अंदर रह जाएंगे। तो कौन सी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी इसकी वजह से, फाइबर्स की वजह से। ये जो एस्बेस्टोस के फाइबर है इनकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, ब्रोंक्योलाइटिस, ब्रोंक्योलाइटिस, करेक्ट।
अब इन ब्रोंकियोलाइटिस की वजह से क्या देखने को मिलता है, डिफ्यूज इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। कौन सा रेस्पॉन्स, डिफ्यूज इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। जो लंग्स हैं, ठीक है, लंग्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, डिफ्यूज इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स लोअर जोन के अंदर, ठीक है। डिफ्यूज मतलब फैल जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, डिफ्यूज लोअर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। और जब आप इसका एक्सरे कराओगे, ठीक है, चेस्ट एक्सरे, जब चेस्ट एक्सरे कराओगे तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। कौन सा, कैसा अपीयरेंस, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलता है इस वजह से। और इसकी वजह से ये एस्बेस्टोस क्या करता है, ये इरिटेट कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इरिटेट कर रहा है ब्रोंक्यूल्स को। इस वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, कैंसर देखने को मिलता है। प्री कैंसरस जो स्टेजेस होती हैं वो देखने को मिलती है, क्योंकि जो एस्बेस्टोस के फाइबर हैं वो बार बार क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं। तो मोस्ट कॉमन ब्रोंक्यूलर कैंसर कंडीशन इसकी वजह से देखने को मिलती है। और वो भी कौन सी, मीजोथेल्मिया, ठीक है, ये कंडीशन कैंसरस कंडीशन है, ये देखने को मिलती है। तो ब्रोंकियोलाइटिस, एल्वेओलाइटिस, अपर जोन, लोअर जोन, ये एस्बेस्टोस और सिलिकोसिस को डिफ्रेंशिएट करते हैं। स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, ये दोनों, ये सारी चीज़ें क्या कर, ये सारे के सारे क्या है, एक एमसीक्यू है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है बेगासस। बेगासस के रिगार्डिंग काफ़ी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है कि बेगासस क्या है। बेगासस किसकी वजह से होता है, ये फंगस की वजह से होता है, ठीक है, फंगस की वजह से। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, किसकी, कौन से फंगस की वजह से, फंगल प्रॉब्लम है जो फार्मर लंग्स पड़ते हैं, फार्मर लंग्स हे की वजह से होती है, मोल्डी हे की वजह से होती है, करेक्ट, वो भी एक फंगल प्रॉब्लम है। फार्मर लंग्स भी एक कौन सी प्रॉब्लम है, फंगल प्रॉब्लम है। और ये क्वेश्चन आ चुका है आपके ESIC और आपके RA के MSc एंट्रेंस एग्जाम में, उसके अंदर पूछा जा चुका है फार्मर लंग्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेगोसिस। बेगोसिस एक फंगल प्रॉब्लम है। एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, वायरल प्रॉब्लम है या फंगल प्रॉब्लम है। तो कैसी प्रॉब्लम है ये, फंगल प्रॉब्लम है। थर्मोएसिटिनोमाइसेकेरी, थर्मोएसिटिनोमाइसेकेरी, ठीक है, थर्मोएसिटिनोमाइसेकेरी, ये एक फंगस है जो कि कहाँ पाई जाती है, बग्गास। बग्गास क्या होता है स्टूडेंट, रेमिनेंट ऑफ शुगर केन। जो शुगर केन होता है, जैसे कि आप, जैसे कि जूस निकालने के बाद गन्ने का वो जो उसका बचता है, ठीक है, रेमिनेंट जो होता है उसके अंदर जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाज होती हैं, मिल्स होती हैं जहाँ पे शुगर केन का काम होता है, ठीक है, तो वहाँ पे वर्कर्स ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं बग्गास के। तो बग्गास के अंदर एक फंगस नाम का जो फंगस है, थर्मोएसिटोमाइसेकेरी, ये थर्मोएसिटोमाइसेकेरी क्या करता है, बेगोसिस करता है। और ये क्या कर देता है, ब्रोंकियल डैमेज करता है, ब्रोंकिलर डैमेज करता है और ब्रोंकिलर न्यूमोनिया कर देता है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है कि इसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम होती है, ब्रोंकिलर न्यूमोनिया हो जाता है। और लंग्स कैसा हो जाता है, मोटलिंग लंग्स देखने को मिलते हैं, मोटलिंग लंग्स देखने को मिलते हैं, फंगस की वजह से होता है ये मोटलिंग लंग। नेक्स्ट है फॉर बेगोसिस कंट्रोल करने के लिए कहाँ पे, शुगर मिल्स के अंदर बेगोसिस को कंट्रोल करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, कौन सा एसिड यूज करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 2% प्रोपियोनिक एसिड यूज करते हैं। क्या, 2% प्रोपियोनिक एसिड क्या करते हैं, यूज करते हैं। जहाँ पे बगास, जहाँ पे रेमिनेंट शुगर केन के, वहाँ पे इसको अपन स्प्रे कर देंगे, जिसकी वजह से जो थर्मोएसिटोमाइसेकेरी है वो ग्रो नहीं होगा। और ग्रो नहीं होगा तो वो बेगोसिस जो कंडीशन है, एक ब्रोंकियल न्यूमोनिया कंडीशन है, उसको ये रोग, इसके लिए प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो शुगर मिल्स के अंदर 2% प्रोपियोनिक एसिड बेगोसिस को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे आपके इमेज दर्शाया हुआ है, ये शुगर केन और उसके रेमिनेंट्स हैं। नेक्स्ट बात करें बेगोसिस के बाद बायोसिनोसिस से आपके एग्जाम में एम्स भोपाल के अंदर 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी वजह से कौन सी फीवर देखने को मिलती है। इसको बोलते हैं मंडे फीवर। मंडे फीवर कौन सी प्रॉब्लम की वजह से देखने को मिलता है, बायोसिनोसिस किसके अंदर देखने को मिलती है, मोस्ट कॉमनली ये स्पिनर्स के अंदर देखने को मिलती है, जो धागे मिल की गट्टियों की कंपनी में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में वर्क करते हैं, ठीक है। तो कॉटन फाइबर डस्ट की वजह से होता है, ठीक है, कॉटन फाइबर डस्ट की वजह से। और ये
इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो क्या है, क्रोनिक कफ, लंबे समय से कफ करते रहेंगे पेशेंट विथ प्रोग्रेसिव डिस्निया, और पेशेंट को क्या होगा, पेनफुल ब्रीदिंग होगी, डिफिकल्टी होगी। डिस्निया मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है, इट नाउन इज डिस्निया। और एपनिया मीन्स एब्सेंट हो जाना। तो डिस्निया एपनिया भी कॉमन टर्म है जो पूछी जाती है। ये कहाँ पे किसके अंदर देखने को मिलती है, मोस्ट कॉमन सीन इन स्पिनर्स। जो स्पिनर्स होते हैं, जो आपका फोर्थ क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू बनता है बाइसिनोसिस पे, वो बनता है कि ये किसमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, जो स्पिनर्स होते हैं धागे। आपके सामने यहाँ पे ये इमेज में शो हो रहा होगा कि यहाँ पे ये कॉटन फाइबर्स के यहाँ पे वर्कर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। उनको कुछ भी सेपरेट करना, इस तरह से ये सेग्रीगेशन करना, ये सब वर्कर वर्क कर रहे हैं। तो ये जो स्पिनर्स हैं इनके अंदर बाइसिनोसिस प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिनके जो क्लिनिकल फीचर क्या होता है, इनके अंदर क्रोनिक कफ होती है, साथ में सांस में दिक्कत आना। ये सब क्या है, कॉटन फाइबर डस्ट की वजह से होता है। तो कॉटन फाइबर डस्ट की वजह से क्या होता है, बाइसिनोसिस होता है, जो जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है एम्स भोपाल के अंदर, वो ये याद है कि इसको क्या बोला जाता है, मंडे फीवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है फार्मर लंग्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ चुका है काफी बार RA एमएससी एंट्रेंस के अंदर, कि फार्मर लंग्स क्या किसकी वजह से होती है, ये मोल्डी है की वजह से, मोल्डी मतलब फंगस, ठीक है, मोल्डी है की वजह से देखने को मिलती है। और ये मोल्डी है के अंदर जो है इसके अंदर क्या होता है, माइक्रोपोलिस्पोराफेनी होता है, जो फंगल। मैंने बताया कि फार्मर लंग्स और बेगासोस दोनों कंडीशन कैसी है, फंगल कंडीशन है। वहाँ पे था एसिटोनोमाइस सेकेरी, थर्मोएसिटोनोमाइस सेकेरी था फंगस, और यहाँ पे क्या है, माइक्रोपोलिस्पोराफेनी। क्या है, माइक्रोपोलिस्पोराफेनी क्या है, यहाँ पे फंगस है जो कि इफेक्ट करता है। और इसके जो इफेक्ट है, एक्यूट रेस्पिरेटरी फीचर्स हैं, जैसे कि कफ विथ फीवर, कफिंग के साथ फीवर होना, कफ के साथ फीवर होना, ये किसके लक्षण है, फार्मर्स लंग के, जो कि किसकी वजह से होता है, हे डस्ट की वजह से होता है, ठीक है। और माइक्रोपोलिस्पोरा, ये आपके एमसीक्यू बनता है कि कौन से फंगस की वजह से फार्मर लंग्स होता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा माइक्रोपोलिस्पोराफेनी, ठीक है। और यदि बेगासिस की कंडीशन में कौन सा फंगस होगा, वहाँ पे थर्मोएसिटोनोमाइस सेकेरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिक डिफरेंस है फार्मर लंग्स बेगोसिस। तो डिफ्रेंशिएट करने के से जो स्टडी होती है वो आपकी एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी है। सिड्रोसिस कंडीशन, ये एग्जाम में आ चुका है कि सिड्रोसिस कंडीशन किसकी वजह से होती है, आयरन डस्ट की वजह से। ये एमसीक्यू आपका बनता है सिड्रोसिस के रिगार्डिंग कि सिड्रोसिस किसकी वजह से होता है, आयरन डस्ट, ठीक है। और एंथ्रोकोसिस, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि एंथ्रोकोसिस किसकी वजह से होता है, एंथ्रोकोस, देखो CO लिखा रहा है इसमें, एंथ्रोको में इट मीन्स कोल, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, कोल डस्ट की वजह से होता है। ये जो सारी प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं वो किसकी वजह से हो रही है, डस्ट की वजह से। अपन ने पढ़ा जो न्यूमोकोनियोसिस है वो किसकी वजह से, मेन जो क्ल्यू बढ़ता कि न्यूमोकोनियोसिस प्रॉब्लम एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जो कि किसकी वजह से देखने को मिलती है, डस्ट की वजह से। और डस्ट की पार्टिकल की साइज के अकॉर्डिंग लंग्स इफेक्ट होते हैं, अपर और लोअर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेनोसिस। स्टेनोसिस किसकी वजह से, टिन डस्ट की वजह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ग्राइंडर डिजीज, क्या होती है स्टूडेंट, सिलिकोसिस का ही अनदर नेम है क्या, ग्राइंडर्स डिजीज। ग्राइंडर डिजीज किसका अनदर नेम है, सिलिकोसिस का। तो दीज आर द बेसिक क्वेश्चन रिगार्डिंग जो कि आपके पुटअप होते हैं एग्जाम में न्यूमोकोनियोसिस के रिगार्डिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ के अंदर। और फिर बात करें कि नोटिफिएबल डिजीज अंडर फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट आपको पता है कब आया, 1948 के अंदर क्या आया, फैक्ट्री एक्ट आया। ये भी एक MCQ है कि फैक्ट्री एक्ट कब आया, 1948। योर करेक्ट आंसर इज 1948। और जो फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो डिजीज देखी गई कि फैक्ट्रीज के अंदर जो वर्कर वर्क करते हैं उनके अंदर जो मेन प्रॉब्लम आती है, एक तो सिलिकोसिस, ठीक है, अपन ने पढ़ा, ठीक है, इसके अंदर सिलिका डस्ट की वजह से होती है, ठीक है, सिलिकोसिस। फिर एंथ्रोकोसिस पढ़ लिया अपन ने, कोल डस्ट की वजह से होती है। एस्बेस्टोस किसकी वजह से, एस्बेस्टोस फाइबर्स की वजह से होती है, एस्बेस्टोस फाइबर, क्लियर है। अपन ने फोर्थ पढ़ा बाइसिनोसिस, बेसिनोसिस, मंडे फीवर, ये किसकी वजह से होता है, आपके जो कॉटन है, ठीक है, कॉटन है, कॉटन डस्ट की वजह से होता है। तो इस तरह से अपन ने ये पढ़ा और ये प्रॉब्लम मेनली देखने को मिलती है। नेक्स्ट है लीड टॉक्सिसिटी। लीड टॉक्सिसिटी अपना टॉपिक है।
लीड टॉक्सिसिटी किसकी वजह, इसको और क्या बोलते हैं, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम, इसको और बोलते हैं प्लम्बिज्म। इसका अनदर नेम क्या है स्टूडेंट, प्लम्बिज्म। प्लम्बिज्म किसका अनदर नेम है, लीड टॉक्सिसिटी। क्योंकि और इसको क्या बोला जाता है, पेंटर्स कोलिक, क्योंकि इसके अंदर पेट दर्द होता है तो पेंटर्स कोलिक, इसको पेंटर्स कोलिक भी बोला जाता है। क्योंकि जो पेंटर्स होते हैं और जो पेंट यूज करते हैं उनके इसके अंदर क्या होता है, लीड होता है, तो पेंटर्स कोलिक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसको प्लम्बिज्म भी बोला जाता है और लीड टॉक्सिसिटी। तो मोस्ट कॉमन सोर्स क्या है इंडिया के अंदर जहाँ से लीड आता है, ठीक है, लीड की वजह से ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मोस्ट कॉमन सोर्स क्या है इंडिया के अंदर लीड टॉक्सिसिटी का, एक तो आपका पेट्रोल हो गया, गैसोलीन हो गया, और व्हीकलर एग्जॉस्ट, जो व्हीकल्स होती हैं वहाँ से जो उसका जो पोल्यूट्स निकलता है, पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, उसकी वजह से क्या देखने को मिला इंडिया के अंदर जो मोस्ट कॉमन कोज है, मोस्ट कॉमन सोर्स है, ठीक है, जो स्रोत है जहाँ से लीड आता है, तो पेट्रोल, गैसोलीन, व्हीकलर एग्जॉस्ट, ये क्या है, मोस्ट कॉमन सोर्स है इंडिया के अंदर जहाँ से लीड की टॉक्सिसिटी होती है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन मोड कौन सा होगा, आपको पता है ये किसकी वजह से होगा, ये इनहेलेशन की वजह से। जब इनहेलेशन रूट के थ्रू क्या होगा, इसका मोड होगा, ठीक है, मोस्ट कॉमन मोड हो गया इनहेलेशन। ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि लीड टॉक्सिसिटी के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, ये मेन है, इसके अंदर क्लिनिकल फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर सबसे पहले बात करें तो एनीमिया देखने को मिलता है। इसके अंदर जो आरबीसी की जो प्रोसेस है, फॉर्मेशन, जो आरबीसी की जो फॉर्मेशन प्रोसेस है वो इफेक्ट होती है, ठीक है। जो पीबी है, पीबी मीन्स लीड, आपका लीड है, उसको क्या लिखते हैं अपन, पीबी। तो लीड क्या करता है, जो आरबीसी का जो सिंथेसिस जो प्रॉब्लम है उसको इफेक्ट करता है। उस वजह से आरबीसी कैसे देखने को मिलती है, माइक्रो देखने को मिलती है, छोटी, और हाइपोक्रोमिक देखने को मिलती है। तो आरबीसी की प्रॉब्लम होगी तो पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एनीमिया देखने को मिलेगा। और एनीमिया क्या है, फर्स्ट साइन है और मोस्ट कंसिस्टेंट साइन है, ठीक है, बना रहता है। नेक्स्ट है बर्टोनियन लाइन। बर्टोनियन लाइन किसके अंदर देखने को मिलती है, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है आपके लिए, लीड टॉक्सिसिटी के अंदर बर्टोनियन लाइन। तो बर्टोनियन लाइन क्या होती है, जो अपनी गम्स है, गम्स के यहाँ पे ब्लू लाइन ऑन गम्स, जो गम्स है यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ब्लू लाइन है, ठीक है, गम्स के यहाँ पे। और गम्स का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, ये तो बर्टोनियन लाइन बोला आपने। यदि ब्लू लाइनिंग हो रही है लीड टॉक्सिसिटी की वजह से तो बर्टोनियन लाइन। और यदि यहाँ पे गम्स का यदि इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको बोलते हैं अपन जिंजीवाइटिस। क्या बोलते हैं, जिंजीवाइटिस। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके सामने कोलिक, इसलिए इसको पेंटर कोलिक भी बोला गया, ठीक है। कोलिक, पेट दर्द होना, ये सब देखने को मिलता है। ड्रॉप, जैसे कि फुट ड्रॉप, रेडियल ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप, ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, रिस्ट ड्रॉप, फुट ड्रॉप, ये कंडीशंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट है एनसेफेलोपैथी, ये इसके अंदर जो ब्रेन की जो टिश्यू है उनके अंदर प्रॉब्लम्स हो जाना, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाना। तो इसको आप याद रख सकते हैं इजीली, ABCDE, करेक्ट। तो A मीन्स एनीमिया हो गया, B मीन्स बर्टोनियन लाइन, C मीन्स एब्डोमिनल कोलिक, और D मीन्स क्या हो गया आपका ड्रॉप, फुट ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप, और E मीन्स एनसेफेलोपैथी। तो ABCDE न्यूमोनिक से आप याद रख सकते हैं क्लिनिकल फीचर किसके, लीड टॉक्सिसिटी के। अब बात कर लेते हैं कि इसकी प्रोसेस किस तरह से ये एनीमिया करता है, कौन सी प्रोसेस के माध्यम से ये एनीमिया जो लीड है, पीबी जिसको बोला लीड टॉक्सिसिटी, कौन सी प्रोसेस के थ्रू हीम सिंथेसिस को इफेक्ट करती है। तो स्टार्टिंग में बात करें हीम का सिंथेसिस कैसे होता है, सक्सिनल कोएंजाइम ए और ग्लाइसिन, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ALA बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, अमीनो लेवलिनिक एसिड बोलते हैं। किसकी प्रेजेंस में, ALA सिंथेस एंजाइम की। जिस वर्ड के पीछे एज लग जाए इसमें इट मीन्स वो क्या है स्टूडेंट, एंजाइम है, ठीक है, इट मीन्स ये एक एंजाइम है। और एंजाइम क्या करता है, ये सक्सिनल कोएंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन क्या बनाएगा, ALA अमीनो लेवलिनिक एसिड बनाएगा। फिर ये ALA किस में बनेगा, पोरफोबिलिनोजन, क्या बनाएगा, पोरफोबिलिनोजन बनाएगा। ALA डिहाइड्रेटेज के प्रेजेंस में पोरफोबिलिनोजन का निर्माण होगा, और पोरफोबिलिनोजन से क्या बनेगा,
फेरोचिलेटेज की प्रेजेंस में, फेरोचिलेटेज की प्रेजेंस में पोर्फोबिलिनोजन से हीम का सिंथेसिस होता है। किसका सिंथेसिस होता है? हीम का सिंथेसिस होता है। तो आपका जो पीबी है जो इस वाले लेवल पे इफेक्ट करता है। जो लीड की टॉक्सिसिटी की वजह से क्या होती है, जो एले डिहाइड्रेटेज है और ये आपका फेरोचिलेटेज है, तो इन पे इफेक्ट पड़ेगा। इस वजह से जो हेम का सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, हेम का सिंथेसिस जो आरबीसी है उसका सिंथेसिस में इफेक्ट पड़ेगा। इस वजह से पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा? एनीमिया देखने को मिलेगा। तो आपको समझ में आया होगा कि एएलए डिहाइड्रेटेज और ये आपका फेरोचिलेटेज ये इफेक्ट होता है लीड की वजह से। इस वजह से पेशेंट के अंदर हीम का सिंथेसिस नहीं हो पाता और पेशेंट के अंदर एनीमिया देखने को मिलता है। तो ये आपके एमसीक्यू बनते हैं एग्जाम के अंदर कि एएलए डिहाइड्रेटेज और फेरोचिलेटेज इन पे ये इफेक्ट करता है पीबी। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट चॉइस कौन सा है? सीरम पीबी लेवल, सीरम लीड लेवल आपको चेक करना है। आइडियली कितना होना चाहिए? लेस देन 10 माइक्रोग्राम होना चाहिए। आइडियली सेफ है। यदि 100 ml ब्लड के अंदर 10 माइक्रोग्राम से कम है ब्लड का लेवल, ठीक है, ये लीड का लेवल, तो ये सेफ है। यदि 40 से ज़्यादा हो जाता है पर 100 ml, तो लीड के क्लिनिकल फीचर है, लीड टॉक्सिसिटी के जो क्लिनिकल फीचर हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि एनीमिया, बर्टोनियन लाइन, कोलिक, ड्रॉप, एंसिक्लोपैथी, ये स्टार्ट हो जाएंगी। और यदि 70 से ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है? प्लम्बिज्म क्रिएट हो जाती है कंडीशन, जो कि इंडिया में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट की बात करें, लीड टॉक्सिसिटी का ट्रीटमेंट करना है अपने, डायग्नोस्टिक टेस्ट कर लिया। नेक्स्ट ब्रिटिश एंटी लिविस्ट, ये एमसीक्यू बनता है और काफ़ी बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि लीड की टॉक्सिसिटी में क्या देते हैं अपन? बाल, ब्रिटिश एंटी लिविस्ट, डाइमर केप्रोल, ठीक है, डाइमर केप्रोल, करेक्ट, डाइमर केप्रोल देते हैं 4 to 5 mg पर kg वेट इनटू साथ कितने दिन तक? 20 to 28 डेज तक देना है। ठीक है, 4 to 5 mg पर kg बॉडी वेट देना है डाइमर केप्रोल, और इसको बाल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, इसको किसके साथ देना होता है? इसको आप दे सकते हैं सोडियम एडीटीए के साथ भी दे सकते हैं, बट सोडियम एडीटीए अकेले नहीं देना है। तो यहाँ पे लिखा नोट रिकमेंडेड, यदि आप सिंगली दोगे सोडियम एडीटीए ये नहीं देना है आपको। यदि आप सोडियम एडीटीए भी दे रहे हैं तो बाल के साथ में देना है। ब्रिटिश एंटी लिविस्ट के साथ में सोडियम एडीटीए यूज करते हैं, बट ये सिंगल यूज नहीं करना है। ठीक है, और ब्रिटिश एंटी लिविस्ट, डाइमर केप्रोल, ये कैसे हैं? इंजेक्टेबल है। कैसे हैं? इंजेक्टेबल है। और सक्सीमर क्या है? ओरली। यदि और अदर एंटी बीएल, ब्रिटिश एंटी लिविस्ट के अलावा और क्या यूज कर सकते हैं अपन लीड टॉक्सिसिटी के अंदर? तो आपका राइट आंसर जाएगा सक्सीमर, जो कि ओरली यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? ओरली। और डी पेनिसिलामाइन आपको पता है यहाँ लीड टॉक्सिसिटी में भी करते हैं, और ये कॉपर का भी एंटीडोट है। ठीक है, कॉपर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो वैसे उस केस में भी अपन क्या यूज करते हैं? डी पेनिसिलामाइन। क्या यूज करते हैं? डी पेनिसिलामाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।